हाँ, तो अपन पशु रोग स्टार्ट कर चुके थे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपको डेली एक क्लास मिलेगी, बस वो रोजाना आपको क्लास मिलेगी डेली। आज थोड़े से लेट हो गए बट अब मॉर्निंग में डेली क्लास दे दिया करूँगा मैं आपको, ठीक है ना भाई। जैसे मॉर्निंग में, चाहे मॉर्निंग में जल्दी मिल जाओ या 10-11 बजे तक मिल जाओ। आज एक्चुअली ध्यान से सुनना आपको बात कि पशु रोग जो है ना, मतलब जो अपन विषाणु जनित पढ़ रहे थे, जो वायरस से फैलते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। पार्ट 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 छोटा सा ही आज तो ये, ठीक है। बस इसके बाद हम विषाणु जनित या वायरस वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो अपन स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया वाले, जीवाणु वाले, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है भी ज़्यादा। वो कम से कम 8-9 रोग हैं, ठीक है ना। वहीं से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। वैसे आने को देखो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अपन किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे। ये अपना पार्ट 2 है। हर पार्ट में अपन 2-2 रोग पढ़ेंगे। 2-2 रोग आराम से हंसते खेलते 25 मिनट का, 30 मिनट का, 20 मिनट का सेशन होगा, आराम से पढ़ा जा सकता है। वेरी इजी है और साथ में राजस्थान जीके 100% करते जाओ, मैथ्स की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है ना। तो आज एक रोग स्टार्ट करूंगा मैं, वो आपने सुना होगा लंपी रोग। अभी जो ताज़ा रोग फैला भाई गायों के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लंपी रोग नया फैला था। 2022 में ही रोग आया था और हज़ारों गायें, मतलब लगभग 70-80 हज़ार का डेटा सरकार के पास में है। तो खैर और भी ज़्यादा है, लाखों की संख्या में गायें मर गई थी। 70-80 हज़ार तो हर कोई कह ही रहा है, मतलब लाखों की संख्या में गायें मर गई। ऐसा घातक रोग है, सिर्फ गायों के ही ज़्यादा हो रहा था ये लंपी रोग। इसमें एक्चुअली क्या होता था आप सब जानते भी होंगे लंपी रोग में, कि जो गाय की जो त्वचा, एक्चुअली ये स्किन रोग है, इसे ये त्वचा रोग है, स्किन रोग है, स्किन डिजीज है, त्वचा रोग है। ये जो गाय की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके ऊपर गांठें पड़ जाती थी। ऐसे बड़ी बड़ी गांठें 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 सर के ऊपर गांठें सी हो जाती थी, दूर से दिखती है उसकी स्किन के ऊपर उभरी हुई, ऐसे उभरी हुई जैसे कोई मतलब अलग से दिख रही गांठें पड़ जाती थी। जैसे नहीं होता करेले के ऊपर जो गांठें सी होती है, वैसे गांठें पड़ जाती थी। और फिर कुछ दिनों में बेचारी गाय जो है वो मर जाती थी, क्योंकि एक्चुअली इसका क्या है, अभी ट्रीटमेंट नहीं आया प्रॉपर, ना तो कोई टीका बना है। क्योंकि जिस चीज जैसे कोविड आया था, कोरोना का कोई फिक्स इलाज नहीं है, कोई एग्जैक्ट 100% इलाज नहीं आया था। बस वो एक अंदाजा है इसको, बस ये है कि अपना जो सिस्टम है थोड़े उसको ठीक कर दिया जाए। मतलब अपना कहते हैं ना कि कोई एंटीबायोटिक जैसे दवा होती है, वैसे एंटीबायोटिक दवा लेके अपन अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करे थे। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो रोग नज़दीक नहीं आते। बाकी एक्चुअली उसका 100% अभी ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे ही इसका लंपी का भी 100% अभी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए बस सुझाव ही है, लेकिन फिर भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बातें मैंने इसमें लिखी है वो सारी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये लंपी त्वचा रोग, ये लंपी स्किन डिजीज था, ये तो इसका नाम है। ये 2022 में लंपी वायरस है ना, ये लंपी कर लेना यहां पर, लंपी वायरस के संक्रमण से हजारों गायों की मृत्यु हो गई, जिसमें राजस्थान के साथ साथ में यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि स्टेट भी, जो मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब जो भारत का जो उत्तरी भाग है, उसके लगभग स्टेट इसके चपेट में आ गए थे और हजारों की संख्या में जो है गायों की मृत्यु इसके अंदर हुई थी। ये 2022 में ये रोग आया। इसके कैसे फैलता है लंपी, तो ये वायरस खून चूसने वाले जैसे होते हैं ना, चींचड़े, ध्यान रखना, आप समझ रहे होंगे जो ग्रामीण परिवेश हैं, गाय भैंस के इनके चींचड़े लग जाते हैं, वो चींचड़े खून चूसते हैं, बिल्कुल स्किन के अंदर चढ़ जाते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, इतना मजबूत पकड़ होती है उनकी। वो गाय भैंस को बड़ी मुश्किल से खून चूसते रहते हैं, बड़ा बड़ा उनको मतलब दर्द देते हैं। तो चींचड़े हैं, मक्खियां हैं, मच्छर है, इनके द्वारा ये फैलता है। जैसे कि किसी गाय के लंपी रोग हो गया तो उसके ऊपर जो बैठा हुआ चींचड़ा या मक्खी है वो दूसरी गाय पे बैठ गया तो उसको भी हो गया। ऐसा मान लो कि गाय के टच होते ही दूसरी गाय फैल जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक हो तो मक्खी मच्छर तो बैठ ही जाते हैं, यहाँ बैठते हैं, उसमें बैठते, उसमें बैठते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैलने के तरीके हैं कि ये वायरस खून चूसने वाले चींचड़े या मच्छर या मक्खियों से फैलता है ना। इससे एक गाय से दूसरी गाय फैल जाता है। अब बात आती है कि इस रोग कि त्वचा पर गांठें पड़ जाएगी, गांठें पड़ जाएगी पूरे स्किन के ऊपर, इसका मतलब इसको लंपी रोग हो गया। तेज बुखार आएगा, 107 106 फ़ारेनहाइट का बुखार आएगा, भूख लगेगी नहीं, नाक व आंखों में पानी गिरता रहेगा दिन भर, ऐसे देखना आप। और कोई प्रेग्नेंट है को गाय और डिलीवरी तो गर्भपात हो जाएगा, या फिर लंबे समय तक वो बांझपन रहेगी, मतलब वो कहते हैं ना कि गर्भ ठहरेगा ही नहीं, उसके बच्चा उसके होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब लंबे समय तक वो बांझपन ही रहेगा उसके अंदर। ये सारे उसके लक्षण, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये बेसिकली डिजीज हो चुका है, ठीक है ना, ये चीज़ है।
अब इसका रोग कारक वैसे वो है कि कैसे पता चला कि इसमें कौन सा वायरस है, चेक करने पता चला कि पॉक्स विरिडे परिवार वायरसों की फैमिलियां होती है, जैसे अपने पिछले में पढ़ा था 7 उसके परिवार पढ़े थे, वैसे पॉक्स विरिडे परिवार के निथलिंग वायरस, ठीक है ना, पॉक्स विरिडे परिवार के निथलिंग वायरस से जो है बेसिकली जांच से पता चला कि ये वाला जो रोग है वो होता है, ठीक है ना। आपको निथलिंग वायरस याद रखना है, निथलिंग वायरस से लंपी रोग गाय में होता है। इसके अलावा अब उपचार तो इसका देखो 100% उपचार तो भी आया नहीं, तो उपचार कम है, सुझाव ज्यादा है, क्योंकि 100% इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं आया है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन बनी है प्रॉपर। हालांकि वैक्सीन बनाई रखी है, अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाई है एक, ताकि उसे रिलीफ मिले, लेकिन 100% नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो उपचार और सुझाव यही है कि इससे बचाव के लिए सरकार ने एक लंपी प्रोवेक आईएनडी नाम से एक स्वदेशी वैक्सीन का मतलब टीका होता है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका, एक वैक्सीन लॉन्च की है। हालांकि अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली बात तो ताज़ा रोग है, अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है। दूसरी बात, हमने कोई स्वदेशी वैक्सीन बनाते हैं तो उसके बारे में अब अच्छी बात ही है, जैसे कोविड में हमारी दवाइयाँ विदेशों में गई थी, हमारी उसको काफ़ी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली मेडिसिन बनी थी, तो काफ़ी प्रशंसा हमारे देश की हुई। वैसे ही अगर हम कोई वायरस के लिए या किसी रोग के लिए कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसका नाम जरूर याद रखना, लंपी प्रोवेक आईएनडी मतलब इंडिया, ये अपने स्वदेशी एक वैक्सीन लॉन्च की है। एक तो ये है कि ये वैक्सीन लगवा सकते हैं गाय के, ताकि उसे बचा जा सकता है। अगर वो नहीं हुई तो पहले से वैक्सीन लगा दो, ताकि रोग होने के कम चांस रहेंगे। बीमार पशु अगर कोई है जिसके लंपी हो गया, उसको अलग रखना है, वो तो खैर है ही, हर रोग, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाले रोग है, तो वायरस वाले रोगों को वायरस एक दूसरे से फैलता है, तो उनसे ये वाली लाइन तो फिक्स कर लो वायरस के अंदर कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना है। मक्खी, मच्छर, जूं, चींचड़े आदि से आपको बचाव करना है। अब आप कहेंगे बचाव कैसे करेंगे साहब, तो एक इलाज है, नीम होता है अपने, नीम के पत्ते बहुत खारे होते हैं, नीम के पत्तों से धुआं कर दो, गीले पत्ते होने चाहिए, वो गीले, थोड़ी सी आग तो ऐसे लग जाएगी, फिर गीले पत्ते लंबे समय तक धुआं देते रहते हैं, सूखे नहीं गीले पत्ते, मिक्स में थोड़ा बहुत सूखे, बाकी लगभग गीले सूखे ऐसा मिक्स कर दो, और लंबे समय तक धुआं रहेगा, तो मक्खी मच्छर है ना वो गाय भैंस बैठेंगे नहीं। मतलब कि रात भर नीम की पत्तियों का धुआं करके अपन गाय या भैंस के ऊपर, बेसिकली गायों के ऊपर जो चींचड़े हैं, जुएं, मच्छर, से रक्षा कर सकते हैं, करनी पड़ेगी। खूब सारे लोग तो ऐसे भी जो पंखे कूलर भी लगा देते हैं जानवरों के लिए, तेज फराटे वाले पंखे लगा देते हैं ताकि हवा से उड़ते रहे, तो काफ़ी है, अपन को करना पड़ेगा। और फिटकरी के, अगर बीमार पशु हो गया तो फिटकरी का जो पानी होता है, फिटकरी डाल के पानी से, उस पानी से बीमार पशु को नहलानी चाहिए बार बार। और मृत पशु हो गया तो मरने के बाद में उसको कहीं जला दो या गाड़ दो, क्योंकि उसका कुछ भी पार्ट अगर रह गया तो फैलने के चांस फिर रहेंगे, ठीक है। तो सुझाव ही है इसके, ज़्यादा कोई उपचार तो 100% है नहीं, लेकिन इस वैक्सीन को जरूर याद कर लेना। अब एक रोग और लिया अपन ने, रेबीज रोग। रेबीज भी ऐसे ही फैलता है, वैसे रेबीज कुत्तों में अपन देखते हैं ना कि कुत्ते काट जाता है अगर कुत्ता पागल हो जाता है, मतलब रेबीज रोग तो वो बेसिकली उसमें फैलता है। लेकिन फिर भी रेबीज के नाम से भी क्वेश्चन आता है, रेबीज को जलकांटा रोग भी कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है पशु परिचर के हिसाब से भी, और वैसे एग्रीकल्चर वालों में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आ सकता है। रेबीज रोग का कोई जलकांटा या हिड़काव, एक बात ध्यान रखना, जलकांटा का मतलब क्या है कि जल से एलर्जी होती है इसमें। जिस कुत्ते को या पशु को रेबीज रोग अगर हो गया तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया भी इसका नाम है, लिख देता हूं चलो, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया देखो ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया भी है इसका नाम, ठीक है ना। पानी से डर लगता है क्योंकि बिल्कुल पानी की बूंद भी नहीं ले सकता, वो पानी पी नहीं सकता, भी तो मरेगा वो, ठीक है। बाकी गांव में इसको कहते हैं ना हिड़का हो गया साहब, हिड़काव हो गया, कुत्ते को एक हिड़काव हो गया, उसकी पूंछ सीधी हो जाती है, मुंह से लारें गिरती रहती है, दिन भर भागता रहता है, थकता ही नहीं है, जब चाहो उसके इसे काटने लग जाएगा, ये सब बातें होती है। तो रेबीज रोग या हिड़काव रोग या फिर जलकांटा या फिर हाइड्रोफोबिया भी इसको कहते हैं, पानी से डर, ये चीजें, इसके सारे नाम इसी के ही हैं। अब कैसे पता चलेगा कि रेबीज रोग के क्या मतलब सिम्टम है, क्या लक्षण है, तो इसका सिम्टम यह है कि पशु की आवाज बदल जाएगी। जो नॉर्मल पशु की आवाज हमेशा अपन सुनते थे उससे आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। इसका मतलब है कि पशु की आवाज कैसे बदल गई, मतलब रेबीज रोग हो सकता है। पशु दिन भर बिना कोई उद्देश्य के घूमता रहेगा, क्योंकि वैसे पशु घूमता नहीं है, पशु पेट जब भूखा होता है तब वो चरने के लिए जरूर घूमता है,
चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, चाहे गाय भैंस ही क्यों ना हो। लेकिन जब उसका पेट नहीं भरता है तब तो घूमता, पेट भरने के बाद में बैठ जाता है एक जगह कहीं छाया में। लेकिन ये दिन भर घूमेगा ना, तो कुछ खाएगा, बस बिना उद्देश्य घूमता रहेगा। आसपास की हर वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ता भी रहेगा, काट भी देता है इंसान को भी। और इसका जो निचला जबड़ा है, नीचे का जबड़ा लटक जाएगा और मुंह से लार टपकती रहती है। और ये चीज होगी सबसे इंपॉर्टेंट। एक होती है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है कि ग्रसनी जिससे ये वो खाता है कुछ, ग्रसनी जानते होंगे आप, जिससे अपन घास लेते हैं, मतलब जो अपन 10th में पढ़ते थे ग्रसनी होती थी, मतलब जो खाना खाते वो पाइप, फूड पाइप। ग्रसनी लकवा हो जाता है। ग्रसनी लकवा का मतलब है कि इसमें पानी नहीं पी सकता वो, उस ग्रसनी में लकवा हो गया। अब वो पानी उस ग्रसनी से जाएगा, खाना भी उसी जाता है, पानी भी उसी से जाता है। तो ग्रसनी जब लकवा हो गया तो पानी की बूंद भी वो अंदर नहीं ले जा सकता, इसलिए कहा जाता है ग्रसनी लकवा। इसीलिए हाइड्रोफोबिया भी इसका नाम पड़ा। हाइड्रोफोबिया क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर भी इसीलिए लग रहा है, उसकी क्षमता नहीं बची कि ग्रसनी के माध्यम से पानी अंदर ले जा सके। तो ग्रसनी लकवा हो जाता है जिसमें पानी नहीं पी सकता। गाय के अंदर अगर ये रोग हो तो गायों की गर्दन सख्त हो जाएगी, टाइट एकदम, और या फिर थोड़ी मुड़ जाती है। ये सारे लक्षण अगर हैं इन द सेंस कि रेबीज रोग हो चुका है, ये तो इसके लक्षण हैं। इसके बाद में कुछ बात लिखो, एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने रेबीज रोग से संबंधित। क्या? कि रेबीज रोग एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है। न्यूरोट्रोपिक वायरस का मतलब है, मतलब अपन जैसे कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने अगर तंत्रिका तंत्र में या माइंड में या मस्तिष्क संबंधित कोई भी डिजीज हो, क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी में जाइए आप, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाओ, यूरिन की दिक्कत है यूरोलॉजी में जाओ, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही ये वाला जो रोग है, देखो हर रोग के पीछे लक्षण है। अपने आहार नाल में छाले देके, अपने मुंह में छाले देके, पैरों में छाले देके, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रभावित अंग है। इसका जो प्रभावित अंग है वह है तंत्रिका तंत्र, ये प्रभावित अंग है, ध्यान रखना। अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। ये सीधा तंत्रिका मतलब ऐसा मान लो कि ब्रेन, माइंड को बिल्कुल, कभी कहते हैं ना पागल हो गया कुत्ता, पागल, उसको कुछ सकूना नहीं देता, उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि तभी तो आपने सुना होगा कि हर जानवर में रेबीज रोग का टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। कैसे? ये फिक्स नहीं आ रहा है, लेकिन वो मतलब कि रेबीज रोग होने के बाद उसके जो लक्षण या फिर उसके जो वायरस है वो तंत्रिका तंत्र तक कब तक पहुंचे, कि उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। कभी 3 सप्ताह, कभी 1 महीना, कभी 3 महीने, कभी 1 साल तक भी जाना पड़ता है। फिर थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर वापस वही हालत। मतलब कि वो डिपेंड करता है कि उसका तंत्रिका तंत्र में तक पहुंचने में वायरस को कितना वक्त लगता है, ये भी ध्यान रखना, आगे बता दूँगा। तो ध्यान रखना, रेबीज रोग एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्यों में रेबीज 90% से अधिक मामलों में कुत्तों के काटने से ही होता है। मनुष्य में अगर रेबीज रोग की बात करें ना भाई, मैंने ऐसे नोट कर लिया है, ये पूरी बात आपके एज लाइक एक्स्ट्रा में ही है, नॉलेजेबल बात है कि इंसान में रेबीज रोग, तो इंसान में रेबीज रोग गाय भैंस के काटने से कभी नहीं सुना होगा आपने, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रोग का, वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेबीज रोग का रोग कारक क्या है, मतलब क्या इसका मेन वो, तो वो है रेब्डोवायरस या फिर लाइसा या लाइसा। ध्यान रखना, लेसा बोल दो, चाहे कभी कभी लाइसा भी लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो लाइसा या लाइसा वायरस जो है मेन इसको मतलब मेन इसका फैक्टर है, मेन इसका रोग कारक है। मतलब ऐसा मान लो कि ये रोग की रेब्डोवायरस या लेसा या लाइसा वायरस ये रोग होता है, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो रोग की समयावधि क्या होती है, तो देखो 1 से 3 महीना, आमतौर पर 1 से 3 महीना, मतलब किसी भी जानवर को होगा तो 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड लग सकता है, और लगभग उसकी मौत तय है, ठीक है ना। और हालांकि ये समयावधि 1 सप्ताह से 1 वर्ष भी हो सकती है। ये मैंने लगभग आमतौर पर 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड लिखा मोटा मोटी, लेकिन ये समयावधि 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक भी चली जाती है। वो मैंने कहा ना भी, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जो विषाणु है, मतलब जो वायरस है वो हमारे तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन स्नायु तंत्र भी बोलते हैं, क्लास 10 में साइंस से पढ़ते थे ना, वही। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की तक के पहुंचने में
उसको कितना टाइम लगा, वो कब तक पहुंचा, तो वो धीरे धीरे पहुंचता है बॉडी के यहाँ तक, स्लोली स्लोली काम करता है। तो किसी किसी को बेचारे को 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी लग सकता है। किसी को जल्दी से इफेक्ट करता है तो वो 7 दिन में ही उसका असर कट जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ने अपन एक बात पढ़ी कि रेबीज रोग इंसानों में बेसिकली कुत्ते के काटने से 90% या 90% एबो मान लीजिए होता है, तो इसलिए मैंने नोट भी लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुत्ता काट जाए, ठीक है, तो कुत्ते के काटने के बाद में इंसान को कितने टीके लगने चाहिए। हालांकि प्रेजेंट में कह रहे हैं कि अब 3 टीके भी कर दिए, लेकिन एक बार जानना चाहेंगे। 5 टीके लगते हैं। एक तो जिस दिन कुत्ते ने काटा उसी दिन, मतलब 0 डे, सेम डे एक टीका लगेगा। एक आपके 3rd डे, तीसरे दिन टीका लगेगा। एक आपके 7वें दिन टीका लगेगा। 7 दिन नहीं है, 7वें दिन है ना, 7वें दिन, तीसरे दिन, ठीक है ना, 3rd डे। और ये 14वें दिन, ठीक है, और ये 28वें दिन। ये ध्यान रखना काटने के बाद, जैसे आज काटा तो एक तो आज, एक 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, फिर एक 7वें दिन, है ना, मतलब उसी से। अगर 1 तारीख को काटा है, 1 तारीख को काटा है तो पहला टीका 1 तारीख को, दूसरा 3 तारीख को, फिर 7 को, फिर 14 को, फिर 28 को। ये है तारीख, मतलब इस दिन से काउंट होगा जिस दिन काटा उस दिन से तीसरा दिन, उसी दिन से 7वां दिन, उसी दिन से 14वां दिन, उसी दिन से 28वां दिन, ठीक है ना। ये टीके लगते हैं। ऐसा मान लो कि 1 तारीख को काटा तो 1 तारीख को पहला लगेगा, फिर 3 को लगेगा, फिर 7 तारीख को लगेगा, फिर 14 तारीख को, फिर 28। ऐसा मत सोचना कि 14 तारीख के बाद में 28 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। 14th डे 28वें दिन लगता है। हालांकि प्रेजेंट में ऐसी बात चल रही है कि अब 3 टीके ही लगेंगे, तो एक तो सेम डे लग जाएगा, एक सीधा 14वें दिन और 28वें दिन, बस। वो भी कोई बात नहीं, ऑप्शन में जो भी आएगा, दोनों एक साथ आ नहीं सकते, यही ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बुक्स में अभी तक यही अपने ऑथेंटिक बुक्स में भी, तो अपन ये दोनों मान के चलेंगे। लेकिन अपन ना, लेकिन ये जरूर याद कर लेना। इसके अलावा ये बाकी नेक्स्ट 2 रोग अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा और ये वाला प्रोग्राम अपना कैसा लगा, आपको जरूर कमेंट करना है, क्योंकि आज अपन ने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, हंसी खेलते 20-25 मिनट के अंदर अपना सेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको याद भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं जानबूझ के सेशन को छोटा रख रहा हूँ। और अपन साइड में राजस्थान जी की पढ़ रहे हैं, मैथ्स अपनी काफ़ी सारी हो रखी है, करंट चल रहा है, करंट की आपको कल या परसों तक क्लास मिल जाएगी, फरवरी का करंट, और फिर थोड़े दिन बाद में 2-4 दिन बाद में मार्च का करंट, वो पढ़ना है। राजस्थान बजट आपको अपलोड कर रखा है। ये चीज़ें साइड में पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि सभी हर कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। टाइम बहुत अच्छा है, बी पार्ट तो छोटा सा है, इसलिए मैं अपन इसको स्लोली चलेंगे। लेकिन हाँ, एक क्लास अपन बी पार्ट की परमानेंट अब कर दी, वो आपको हमेशा लेना है। फिर कुछ दिन बाद में आपके टेस्ट भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। अपने वायरस जनित जो भी वायरस वाले रोग पढ़ने अपन ने, यानी कि जो विषाणु जनित रोग वो कंप्लीट हो गए। ये 4 ही रोग थे, ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक 4 पार्ट बनेंगे, 2-2 रोग, 8 के समथिंग रोग है, उनके अंदर ज़बरदस्त मेहनत करनी है अपन को। वो थोड़े बड़े सेशन भी हो सकते हैं और उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना जीवाणु जनित रोग, वो जीवाणु जनित रोग है, वो थोड़े ज़्यादा है। और वहाँ से इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यहाँ से भी आ सकते हैं छोटा मोटा, क्योंकि अपन तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं ना, और नॉलेजेबल तो खैर है ही, ठीक है, ये बातें हैं। तो फिर भी कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट करते रहना, और कैसा लगा प्लान ज़रूर बताना, क्योंकि ये बी पार्ट को अपन हंसते खेलते ही पूरा कर लेंगे। देखना, अब 8-9 महीने का टाइम है, पढ़ते रहो। राजस्थान जी की अपन को एमए क्लासेस के ऊपर जितना भी कंटेंट, खूब सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक भी है क्या, मेले त्यौहार भी है क्या, लोक देवता भी है क्या। अरे सारे टॉपिक राजस्थान जी के कंप्लीट है पशु परिचर में। फिर बता दूं मैं आपको, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे थे, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मेले त्योहार, इसके अलावा लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, सब कुछ हैं राजस्थान जी के, कंप्लीट संपूर्ण है उसके अंदर, ठीक है ना। इसलिए सारा ही पढ़ना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। जो अपने एमवी क्लासेस के ऊपर झंडे गाड़ देने वाला सेशन चल रहे हैं, झंडे गाड़ देने वाला मतलब आप क्या सोचेंगे, 1 शॉट। कभी तो सेशन 2.5 घंटे का होता है, कभी 2.25 घंटे का होता है, कभी 1.5 घंटे का होता है, कभी 1 घंटा 40 मिनट का होता है, लेकिन रखते 1 शॉट है। अब जो कल आएगा आपके सेशन ज़बरदस्त आने वाला है, लगभग 2 घंटे प्लस का बनेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मतलब जो मेहनत उसके अंदर मैंने की है, जैसे बाकी टॉपिक में भी की थी, झंडे गाड़ दोगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से ये है कि बी पार्ट को तो आप हल्के हल्के पढ़ते जाओ,
राजस्थान जी की प्रैक्टिस करो, लेकिन इसको छोड़ना मत, ये कनेक्टिविटी रहे। इसीलिए मैंने पर डे सीरीज चला दी, इसीलिए पर डे सीरीज चलाई है, ताकि 20-25 मिनट अपन हंसते खेलते पढ़ लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ।